सबसे पहले हम देखो मार्केट के 4 फेजेस होते हैं। 4 फेजेस कौन से होते हैं? पहला होता है अक्यूमुलेशन। 4 फेजेस मतलब कि ये हुआ कि मार्केट जब भी वर्क करेगा तो इन 4 फ्रेमवर्क से ही वर्क करेगा। तो मार्केट में कैसे? पहले हमेशा मार्केट में क्या होगा, एक साइडवेज मूव आता है, फिर उसके बाद मैनिपुलेशन होती है। फिर मैनिपुलेशन के अंदर, मैनिपुलेशन जब होती है तो उसके अंदर किन के स्टॉप लॉस हिट होते हैं? रिटेल ट्रेडर्स के। फिर उसके बाद तीसरा फेज आता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, या तो वहां पर ऑपरेटर्स या फिर स्मार्ट मनी क्या है, एंट्रीज ले रहे हैं, और फिर उस ट्रेंड को वो क्या जो कंटिन्यू करेगा, ठीक है, या फिर जिस भी डायरेक्शन में जाएगा उसको बोलेंगे हम एक्सपेंशन फेज। तो ये 4 फेजेस हो गए। मैं यहां पर इसको मार्क करूंगा। ये मेरे क्या बन रहा है? इक्वल हाइज यानी कि रेजिस्टेंस, और ये मेरा क्या बन रहा है? इक्वल लोज यानी कि सपोर्ट। मार्केट क्या कर रहा है? विद इन द रेंज इसी के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ट्रेड कर रहा है। इस फेज को जो बोलते हैं एक्यूमुलेशन, तो इस फेज के अंदर जितने भी रिटेल ट्रेडर्स एंट्री लेते हैं सबसे ज्यादा वो क्या करता है, उन्हीं के स्टॉप लॉस हंट होते हैं। और दूसरा, इस फेज के अंदर ये कोई जो मूव आता है, इस फेज के अंदर सबसे ज्यादा पोजीशन जो होती हैं, पोजीशन बिल्ड होती हैं। मतलब कि यहां पर किसी ने बाय किया होगा, यहां पर सेल किया होगा, यहां पर बाय, यहां पर सेल, यहां पर बाय, और फिर वैसे ही चलता रहता है। और ये मान के चलो एक तरह से प्रेशर कुकर हमने देखा है। प्रेशर कुकर के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर में थोड़ी सी देर के बाद या 2 या 3 सीटी बाद उसका प्रेशर रिलीज होता है। सेम एक्यूमुलेशन फेज का भी यही रहता है। इसके अंदर सबसे ज्यादा प्रेशर होता है, इसके अंदर सबसे ज्यादा पोजीशंस बनती हैं, स्टॉप लॉस इसी के अंदर होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जब मूव आता है उसको बोलते हैं हम मैनिपुलेशन, ठीक है। मैनिपुलेशन फेज में क्या होता है, मार्केट में क्या करेगा, इसकी रेंज को ना वो तोड़ेगा, ठीक है, और रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस को हंट करेगा और फिर वापस विद इन दी रेंज आ जाता है। तो अगर इस रेंज के अंदर जब हमने देखा, अब मैं इसको ना समझने के लिए हम छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। यहां पर रिटेल ट्रेडर्स या फिर यहां पर ट्रेडर्स को क्या लगेगा कि ये जो सपोर्ट है ये टूट चुका है। और हमने क्या पढ़ा था बिगिनिंग में, जब हम बिगिनर क्लास कर रहे थे, कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस टूटता है तो क्या होता है, एक मूवमेंट आती है, और जितना स्ट्रांग होगा, देखो कितने बार मल्टीपल टचेज है ना। तो अगर ये वाला अगर मान लो सपोर्ट टूटा तो क्या होगा, एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है, और वहीं पर क्या होता है, रिटेल ट्रेडर्स एंट्री लेते हैं, और जिन्होंने भी एंट्री ली होगी उनके सबके स्टॉप लॉस है ना। अब मान लो उन्होंने एंट्री ली होगी तो कैसे एंट्री ली होगी, क्या उन्होंने यहां पर सेल किया होगा, मान लो इसको टूटने पे, है ना। उनके स्टॉप लॉस कहाँ होंगे, मैक्सिममली मान लो किसी के यहाँ पे होंगे। जो ज्यादातर क्या करते हैं वो यहाँ पर स्टॉप लॉस रखते हैं, क्योंकि लास्ट स्विंग है ना। उनके स्टॉप लॉस हिट करे इन्होंने, क्या उसके बाद ऊपर मूवमेंट दिखा? क्यों? हमने एक चीज समझी थी, याद है, लिक्विडिटी। करेक्ट। अब लिक्विडिटी क्या करा उसने, लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट याद आया कि मार्केट को चलने के लिए क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए, और लिक्विडिटी क्या है, वही फ्यूल है। तो ये फ्यूल जो है हमारा, इसको यहां तक फ्यूल तो मिला, इसको यहां तक फ्यूल तो मिला, स्टॉप लॉस मिल गई। अब उसके ऊपर उसको क्या करना पड़ेगा, जाने के लिए उसको लिक्विडिटी चाहिए। बट अभी क्या है, जिन्होंने यहां पर एंट्री करी होगी क्या पता उनके भी लिक्विडिटी हो, है ना। अब इस फेज के अंदर जो मेन चीज थी, अभी हमें क्या करना है, समझना है सिर्फ कि ये फेज जो है सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, ट्रैप करता है, किसको, रिटेल ट्रेडर्स को। ओके, तो अब इसके बाद हमारा जो सेकंड फेज आया, ट्रैप किया इसने, किसको, मैनिपुलेट किया, सबके स्टॉप लॉस खाए, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड स्टेप होगा, और थर्ड जो होता है वो उसे बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन। लिख लो, तो बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या होता है, मार्केट के अंदर कौन एंट्री लेता है, या तो एक डिसाइड होता है कि भाई मार्केट का ट्रेंड कहां जाना है, ठीक है। स्मार्ट मनी या ऑपरेटर्स क्या करते हैं, अब यहां से एक्चुअल अपनी बिल्डिंग करने स्टार्ट कर देते हैं पोजीशंस को, ठीक है। फिर जब उनकी पोजीशंस बिल्ड हो जाती हैं, फिर आता है हमारा फोर्थ फेज। फोर्थ फेज क्या है हमारा, एक्सपेंशन, ठीक है। अब इस फेज के अंदर क्या होता है कि मार्केट को मूव करना कहां है, उसको डाउन ट्रेंड में जाना है या फिर अप ट्रेंड में जाना है। क्योंकि उसने क्या करा, पहले तो एक एक्यूमुलेट किया। अब मान लो प्रेशर कुकर जो है वो पूरा फुल हो चुका है, अब उसको रिलीज करना है अपना प्रेशर, है ना।
तो उसने क्या करा, पहले पहले तो उसने मैनिपुलेट किया, स्टॉप लॉस हंट किया, अब उसको लिक्विडिटी कहां मिलेगी, अब हम ये देखते हैं। ठीक है, हम चलते हैं इसको वापस 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं। अब मेरे को ये बताओ कि मार्केट नीचे ही क्यों आया, यहां पर जो लिक्विडिटी थी वो अभी तक ग्रैब नहीं हुई है, वो पेंडिंग है ना। तो मार्केट को मूव करने के लिए क्या चाहिए, लिक्विडिटी। क्या ऊपर जो है लिक्विडिटी पड़ी है, नहीं। जिन्होंने यहां पर बाय किया होगा, देख रही है इनकी लिक्विडिटी ग्रैब हुई, अभी तक नहीं आई ना वापस मार्केट। तो इनकी मार्केट क्या करेगा, एक मार्केट ने रेंज बनाई, हो सकता था यहां से मार्केट ऊपर चला जाए, तो उससे क्या पता लगता हमें कि जो इन्होंने भी यहाँ पे बाय किया हुआ था, ठीक है, उन्होंने क्या करा है मार्केट में और बाइंग कर ली है। ठीक है, अब वहां से वापस नीचे आ रहा है, मार्केट यहां तक आया, देखो इनकी लिक्विडिटी ग्रैब करी। ठीक है, अब हो सकता है चांसेस क्या है, मार्केट ऊपर जाए। ठीक है, तो ये 4 फेसेस समझ आए मार्केट के अंदर क्यों और कैसे काम करते हैं। अब हम ना इन सब को कंपेयर और या फिर हम एक फ्रेमवर्क में चलाएंगे कि ये जो सारी चीजें होती हैं, हमने जो अभी तक स्ट्रैटेजी बनाई या फिर स्ट्रैटेजी पे कोई भी काम करेंगे, ठीक है, हमने हमेशा बात की थी कि हम ना हमेशा रिस्क मैनेज करेंगे, और रिस्क मैनेज करने के लिए मैथ्स हमें चाहिए, है ना। तो हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि मार्केट के जब फेसेस चलते हैं, ये सब फेस हो गए, कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पर एग्जिट लेना है, उससे पहले हमें ये डिसाइड होना चाहिए कि भाई जब भी मैं ट्रेड लूंगा तो मैं उसको मैनेज कैसे करूंगा, एक ट्रेड को मैं मैनेज कैसे करूंगा। ठीक है, अब देखो जो मैथ्स है हमारे इस ट्रेड के अंदर, वो क्या करेगा, हमें एक एज देगा। किसको याद है कि हमने एक एग्जांपल दिया था, कौन सा एग्जांपल था, कसिनो वाला, है ना। कसिनो वाले एग्जांपल में याद है कि कसिनो का एज क्या होता है, जो उनके पास जो 6% एज होता है ना। वैसे ही वही 6% एज जो है हमें मैथमेटिक्स से क्या करेंगे, हम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से निकाल सकते हैं। ठीक है, और हमें वो कैसे पता चलेगा, हमें कुछ कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। पहला, रिस्क मैनेजमेंट, हमारा स्टैटिस्टिकल एज, प्रोबेबिलिटी, और एग्जीक्यूशन कंसिस्टेंसी। एग्जीक्यूशन कंसिस्टेंसी मींस कि जब भी हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं कोई भी ट्रेड या फिर कोई भी चीज, हम कहां पर हमें ट्रेड लेना है, जो भी मैं ट्रेड ले रहा हूं, मान लो अगर मैं 1% का रिस्क लेता हूं तो 1% का रिस्क लेना है। ठीक है, हर ट्रेड में रैंडम नहीं करना कि एक में 1% ले लिया, एक में 2% ले लिया, तो उससे क्या होगा, जो डेटा आएगा वो करेक्ट नहीं आएगा, है ना। तो मैं उसका फायदा ही नहीं उठा सकता बाद में कि भाई मैं आगे चल करके मैं प्रॉफिटेबल हूं या नहीं हूं। क्यों, कैलकुलेट नहीं कर सकते हम क्या क्या चीजें, एक्सपेक्टेंसी कैलकुलेट नहीं कर सकते, वेरिएंस नहीं निकाल सकते, और जो सब चीजें थी, रिस्क ऑफ रियून, ये मतलब ये आगे एक और कॉन्सेप्ट आएगा जो क्या बताएगा हमें कि हम लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट करेंगे या फिर नहीं करेंगे। इन सब चीजों से पता लगेगा मेरे को। कसिनो वाली जो हमने पढ़ी थी कि हम जब भी ट्रेडिंग कर रहे हैं कि हमें क्या चीज ध्यान में रखनी, ट्रेडिंग जो है ना वो प्रिडिक्शन नहीं है। कल ना सोहेल ने एक ट्रेड लिया था और उसमें ये था, कौन सा क्या ट्रेड, क्या चीज थी कि मेरे को लग रहा है, हमने बताया था कि जब तक लॉजिकल नहीं है तब तक ट्रेड नहीं लेना। तो इनका क्या था कि इन्होंने एंट्री बहुत अच्छी ली और प्रॉफिट भी बहुत बड़ा था, रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा आया था, बट क्या है कि वो जो एग्जीक्यूट किया उसका लॉजिक नहीं था अभी, है ना। तो उस लॉजिक को हम क्या करेंगे, ऐसी चीजों को अवॉइड करेंगे। बेशक प्रॉफिट देगा बट वो क्या करेगा, वो सस्टेन नहीं करेगा, कब, लॉन्ग टर्म में, क्योंकि मेरे को लगता है, मैं गट फीलिंग पे ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से मेरे को लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, हम इस पर ट्रेड करेंगे ही नहीं, है ना। हम किस पे ट्रेड करेंगे कि मार्केट का डेटा क्या बोलता है। हमने अभी समझा था अक्यूमुलेशन फेज क्या होता है, मैनिपुलेशन फेज क्या होता है, जब स्टॉप लॉस हंट होते हैं रिटेल ट्रेडर्स के, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, पोजीशन बिल्डिंग, है ना, और एक्सपेंशन जब वो पोजीशन एक ट्रेंड दिखाती है ना। बिल्कुल, ये समझ आ गया था। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमने लास्ट ना, हमने ये नहीं किया, हमने सिर्फ एक चीज की थी, वो कौन सी थी, फेयर वैल्यू गैप्स। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप्स क्या होते हैं, ये ना ज्यादातर आप देखोगे कुनिका, हमने जो भी मार्केट फेसेस पढ़े हैं ना वो इन्हीं के अंदर यूज होगा। फेयर वैल्यू गैप्स क्या होते हैं, मार्केट में ना जब भी कोई मूवमेंट आने वाली होती है, उस मार्केट में, उस मूवमेंट के बाद क्या होता है कि मार्केट के अंदर जब हमें पता कैसे चलेगा कि जो स्मार्ट मनी ट्रेडर्स हैं, ठीक है, या स्मार्ट मनी है, उन्होंने एंट्री ली है, या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स ने एंट्री ली है, वो कैसे पता चलेगा। अब यहां पर क्या होगा सोहेल, यहां पर क्रिएट होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन फेस में ही आता है।
ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि मान लो जब भी, अब देखो स्मार्ट मनी के पास क्या है, बहुत सारा पैसा है, ठीक है, और जब मार्केट में पैसा डालेगा तो क्या उनके सारे के सारे ऑर्डर्स एक ही जगह पर प्लेस हो जाएंगे? नहीं होंगे। तो वो क्या करते हैं, मान लो मेरे पास बहुत सारे हजारों करोड़ रुपए पड़े हैं। अब मैंने क्या करा, जब भी मेरे को 100 क्वांटिटी चाहिए, लेकिन मार्केट में जो रिटेल ट्रेडर्स है या फिर जो भी है मार्केट के अंदर लिक्विडिटी जो पड़ी है अभी इस वक्त, वो 50 की है, 50 शेयर्स मिल सकते हैं मेरे को। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैंने 100 ट्रेड्स का ऑर्डर डाल दिया या फिर 50 की 50 फिल कर दी, तो उससे क्या क्रिएट हुई? डिमांड। मैंने बाय किया तो क्या हुआ? डिमांड। और अगर सेल किया होगा मेरे को तो सप्लाई। सप्लाई जब क्रिएट हुई, अब मुझे 50 तो मेरे जो शेयर्स है वो मेरे को मिल गए, 50 मेरे क्या है? पेंडिंग है, ठीक है। लेकिन जब ये डिमांड और जो सप्लाई क्रिएट होगी, वो क्या करेगी? एकदम से क्रिएट हुई है क्योंकि बड़ा ऑर्डर आया है, तो वो क्या करेगा? प्राइस को एकदम से या तो मूव अप मूव कर देगा या फिर डाउन मूव कर देगा। तो उससे क्या होगा? प्राइस जो है एक बार उस जगह से गया बट वापस उस जगह पे नहीं आया होगा उस टाइम पर, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूं कि अभी ऐसे 1 घंटे का टाइम फ्रेम चल रहा है, ठीक है। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे कुछ ऐसे ऑर्डर्स लगे हैं, ठीक है, जहां से ना प्राइस डायरेक्टली यानी कि ड्रास्टिकली गिरा है, बट उसके बाद वो ऊपर नहीं आया, है ना। तो मैं यहां पर ना ऐसे पैटर्न्स हमें देखने पड़ते हैं जिसको हम फेयर वैल्यू गैप्स बोलते हैं, इसी को बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप्स। जैसे कि मार्केट में यहां से देखो, चलो इस जगह को देखते हैं हम। यहां से मार्केट में सेल ऑफ आया, ठीक है, इसके बाद एक और कैंडल बनी बड़ी सी, उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है। अब इसके अंदर तुम देखो, इस कैंडल का हाई जो है वो ये है, इस कैंडल का लो जो है वो ये है, इसके बाद जो कैंडल, 3 कैंडल देखना है हमें, 3 कैंडल्स देखनी है हमें, ठीक है। 1 2 3 कैंडल देखी। अब इसमें ना एक चीज नोटिस करना कि जब यहां से ये मूवमेंट आया, ठीक है, जब इस कैंडल से यहां प्राइस इसको नीचे गया, तो वापस इस वाली ग्रीन कैंडल का प्राइस इसके बराबर तक नहीं पहुंचा है। और प्राइस के अंदर गैप कैसे पता चलेगा? कि मान लो एक रेड कैंडल बनी, ठीक है, इसके बाद इसके लो पर तीसरी वाली कैंडल, दूसरी वाली कैंडल बनने के बाद तीसरी वाली कैंडल, इसके लो के बराबर प्राइस नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं इस चीज को मार्क करूं, तो ये इस तरीके से अगर रेक्टेंगल मार्क करूं, तो ये एक गैप क्रिएट हो गया, है ना। ये क्या हुआ? एक गैप क्रिएट हुआ। मतलब कि यहां पे जो ये वाला प्राइस है, इस जगह पर किसके ऑर्डर लगे हैं? स्मार्ट मनी के। और यहां पर क्या है? उनकी जो ऑर्डर्स हैं वो अभी पेंडिंग रह चुके हैं, ठीक है। तो मार्केट क्या कर सकता है? इस जगह पर वापस आएगा, ठीक है, और इस जगह को फिल करके वापस नीचे जाएगा। अभी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये समझना है कि पहले फेयर वैल्यू गैप्स मार्क कैसे होते हैं, ठीक है, सिंपल। फेयर वैल्यू गैप्स कहाँ मार्क करने हैं, हमें कब बेरिश देखने हैं, कब बुलिश देखने हैं, ठीक है, ये भी हम डिसाइड करेंगे। अभी समझ आया ये वाला कि फेयर वैल्यू गैप क्या है। एक और चीज होती है, उसे बोलते हैं हम ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? 2 तरह के ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, एक वैलिड होता है और एक इनवैलिड होता है। अब मान लो मेरे को ट्रेंड पता लग गया, मेरे को ट्रेंड क्या पता लग रहा था? मार्केट में क्या ट्रेंड है? बेयरिश ट्रेंड है मान लो, ठीक है। अभी तो चलो साइडवेज है, अभी हमें कोई ट्रेंड पता ही नहीं है, ये साइडवेज है ना, इसमें कोई ट्रेंड नहीं पता, हम सिर्फ अभी ऑर्डर ब्लॉक समझते हैं और फेयर वैल्यू गैप समझते हैं सिंपल फॉर्म में। ये मेरा एफवीजी गैप क्रिएट हो गया, ठीक है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये बोलते हैं कि स्मार्ट मनी का जब ये प्राइस, ये हमने क्या बताया था, जो डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हुई है, क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सारी हैवी क्वांटिटी डाली है। जब मार्केट में प्राइस डिस्प्लेस होता है, जब उस प्राइस में इतनी मतलब गैप आया है, मतलब ये जो एंट्री है स्मार्ट मनी की उससे पहले हो चुकी होगी, क्योंकि हमसे वो एक स्टेप आगे होते हैं। क्या होता है? उनकी एंट्री उससे पहले हो जाती है, और जहां पर उनकी एंट्री होती है, जहां पर वो ऑर्डर्स लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? ऑर्डर ब्लॉक्स, जहां पर स्मार्ट मनी के ऑर्डर्स लगे होते हैं। अब वो ऑर्डर्स कहां लगते हैं? ऐसा बोला जाता है कि जब भी जो डिस्प्लेसमेंट हुई है उससे जस्ट एक प्रीवियस कैंडल जो है, जैसे ये वाली कैंडल है, ठीक है, ये वाली कैंडल है, इसको ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, बट ये वैलिड नहीं होती है। ऑर्डर ब्लॉक तो है और कई जगह पे लोग इसी को ट्रेड करते हैं, बट हम जो ट्रेड करेंगे हम वैलिड को ट्रेड करेंगे, ये इनवैलिड है हमारे लिए। वैलिड कौन सी होगी? क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमें पता है कि मार्केट को चलने के लिए क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए। और मार्केट को फ्यूल कैसे मिलता है? कि मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करेगा, ठीक है। अब मार्केट ने जिस जगह के पहले ही लिक्विडिटी स्वीप कर ली, जिस जगह के पहले ही लिक्विडिटी स्वीप
कर ली, तो वो मार्केट क्या करेगा, उस जगह पर वापस आने के चांसेस कम है, क्योंकि उसको लिक्विडिटी है नहीं वहां पे, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं हम ये देखते हैं कि ऐसी कौन सी कैंडल है जिसने अपनी प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप करी है। ठीक है, अब मुझे क्या पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि लिक्विडिटी स्वीप कैसे हुई होगी। ये सेलर्स आ रहे हैं, सेलर्स की लिक्विडिटी कैसे स्वीप होगी, जब कोई उनकी कैंडल, मान लो किसी ने यहां पर बाय किया होगा, ठीक है, जैसे मान लो ये जो लास्ट कैंडल है, सर मैं क्या देखूंगा कि ऐसी कौन सी कैंडल है जिसने लास्ट जो बायर्स हैं उनकी लिक्विडिटी स्वीप करी है। अब देखो यहां पर लोगों ने बाय तो किया ही होगा, इस वाली कैंडल, यहाँ पे प्राइस, जहां पे प्राइस है वो तो बाय सेल होता है ना दोनों। इस वाली कैंडल पे, इस वाली कैंडल के मान लो यहाँ पे किसी ने बाय किया होगा, तो ये मार्केट नीचे गई जैसे मैनिपुलेट हुआ था और उसके बाद वापस आ गई, है ना। तो इसने क्या करा, इन बायर्स की लिक्विडिटी स्वीप करी और ऊपर आ गई। अब नेक्स्ट लिक्विडिटी इस कैंडल की मान लो पड़ी हुई है, मान के चलते हैं, क्या इन्होंने, इस वाली कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप करी है? नहीं करी ना। क्या इस वाली कैंडल ने इसकी प्रीवियस वाली कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप करी है? नहीं करी है। तो हम ये बोलते हैं जब भी ऑर्डर ब्लॉक जो होगा वो वैलिड तब होगा जब उसने लास्ट कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप करी होगी। तो इस केस में किस वाली कैंडल ने करी है? इस वाली कैंडल ने, ये जो बड़ी सी फॉर्म हुई है। तो ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ये क्या है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। अब हमने तीन चीजें समझनी है इसके अंदर, ज्यादा लिक्विडिटी भी कॉन्सेप्ट आ गया इसके अंदर। क्यों पढ़ रहे थे हम बार बार लिक्विडिटी, क्यों बोल रहा था मैं बार बार लिक्विडिटी, बाद में काम आती रहेगी, है ना। इसी वजह से अगर मेरे को ये मान लो मैं कहीं भी ऑर्डर ब्लॉक देखता, अगर मैं लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट नहीं अपनाता, तो मुझे क्या पता लगता कि जो ऑर्डर ब्लॉक है वो ये वाला होता, है ना। इस वाली कैंडल को मैं ऑर्डर ब्लॉक बोलता, क्योंकि क्या है कि इसने डिस्प्लेसमेंट से पहले ये वाली कैंडल पे एंट्री ली होगी बायर्स ने और जो स्मार्ट मनी ने, है ना। बट यहां पर चांसेस क्या होंगे, जो मेरी जो लिक्विडिटी है उसको स्वीप करने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब एग्जांपल इसी में देख लो, इस वाली कैंडल को मैं मानता हूं कि ये ऑर्डर ब्लॉक है मेरा, ठीक है। अब इस कैंडल ने यहां तक आया है, अगर मेरा स्टॉप लॉस यहां लगा होता या फिर स्मार्ट मनी का स्टॉप लॉस यहां लगा होता तो उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाते। वो जगह ही ऐसी चूज करेंगे जहां पर स्टॉप लॉस हिट हो सकता है बट बहुत ही मुश्किल से। अब तुम देख लो मार्केट में जब उनके भी स्टॉप लॉस गए होंगे तो कितना स्ट्रगल किया है। अब उनके स्टॉप लॉस जो होगा वो कहां होगा, इस लिक्विडिटी यहां पर होगा, ठीक है। तो मार्केट का ट्रेंड कहां से स्टार्ट हुआ है, मान लो यहां से ही स्टार्ट हुआ है, समझ आया। ये ब्रेकआउट आ गया, ठीक है। अब मुझे ये कैसे पता लगेगा कि ब्रेकआउट से सस्टेन करेगा नहीं करेगा। तो मैं क्या करता हूं, मार्केट में मेरे को लग रहा है डाउन ट्रेंड है, तो मैं क्या करूंगा, 1 घंटे से अब 15 मिनट पे आ जाऊंगा। क्या यहाँ पर हायर लोज बन रहे हैं, ओ सॉरी लोअर हाइज बन रहे हैं, यहाँ से क्या बन रहे हैं, लोअर हाइज बन रहे हैं। अब मुझे ऐसी जगह देखनी पड़ेगी कि कहां पर फेयर वैल्यू गैप्स हैं और कहां पर स्मार्ट मनी ने एंट्री की है। फिर मैं क्या करूंगा, वहां से सेल की पोजीशन बनाऊंगा, है ना। तो अब मैं क्या करता हूं, यहां पर देखता हूं कि भाई चलो ये देखो, मेरे को साफ साफ दिख रहा है, ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक और ये वाला एक हमारा फेयर वैल्यू गैप है ना। अब मैं क्या करूंगा, इस जगह पर जैसे ही मार्केट दोबारा आएगा मैं क्या करूंगा, इसमें एंट्री ले लूंगा और फिर वहां से क्या करूंगा, सेल कर दूंगा। तो मैंने ये मार्क कर दिया। अब इसका कैंडल का लो भी मार्क करोगे ना अगर ढंग से पूरा, तो ये है लो, है ना, इस वाली लास्ट वाली कैंडल का, ठीक है। तो ये क्या है, मेरा फेयर वैल्यू गैप हो गया। अब यहां से मार्केट नीचे जा सकता है, ये मेरे को पता है, समझ आ रहा है, ठीक है। यहां से मार्केट नीचे आ सकता है। मार्केट ने क्या करा, यहां से नीचे गया, एक ग्रीन कैंडल बनाई, फिर बनाई और यहां पर एक प्राइस टैप कर दिया, ये दिख रहा है, इस जगह पर आया है मार्केट फेयर वैल्यू गैप में। तो मैं कहां एंट्री करूंगा, मेरे को सेल करना है, यहां पर एंट्री करूंगा। इस ऑर्डर ब्लॉक के मेरे ऊपर मेरा स्टॉप लॉस होगा और मैं टारगेट 1:2 या 3 कहीं भी ले सकता हूं। आया समझ, ठीक है। मार्केट ने क्या करा, टैप वहीं करा और वहीं से नीचे आया है। अभी ये सिर्फ बेसिक है नॉलेज, है ना, अभी और भी चीजें आएंगी जहां पर ये चीजें फेल होती हैं, ठीक है। और इसके अंदर बहुत सारी चीजें, मिटिगेशन ब्लॉक हो गया, ऑर्डर ब्लॉक्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। अभी फेयर वैल्यू, इनवर्स फेयर वैल्यू एप्स भी होते हैं, सब चीजें होंगी, ठीक है।
बट हमें जो मेन फोकस करना है उसको समझना स्टार्ट करना है अभी से। फेयर वैल्यू गैप समझ आ गया, ऑर्डर ब्लॉक समझ आ गया, और लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि लिक्विडिटी कहां पर इसकी ग्रैब हुई थी, और उसकी वजह से मैंने क्या करा, अपनी एंट्री जो है प्रिसाइज एंट्री ड्राइव कर ली। इस ट्रेड के इसके अंदर हमें ट्रेड करना है ना, हमें वेट करना है किसका, या तो मैनिपुलेशन हो जाए और उसके बाद थर्ड फेज आ जाए डिस्ट्रीब्यूशन। और जो हमारे जब डिस्ट्रीब्यूशन फेज दिखेगा हमें, तब हमें क्या करना है, हमें एक्टिव हो जाना है हमारी एंट्री के लिए। ठीक है, समझ आ गया? अब तो ये पता लग गई तुम्हें एंट्रीज, ठीक है, और हमें ये पता लग गए फेसेस सारे कि हमारे पास क्या क्या होते हैं। ऑर्डर ब्लॉक समझ आ गया, फेयर वैल्यू गैप्स थोड़ा बहुत समझ आ गया, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा और भी, है ना। लिक्विडिटी स्वीप भी पता लग गया कि उसमें लिक्विडिटी स्वीप करी थी इसके स्ट्रेटेजी के अंदर। जब मेरे को ये सब कुछ पता लग गया, अब मेरे को क्या करना है, ये मार्केट का स्ट्रक्चर समझ आ गया, अब मुझे अपनी स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करके ये सब चीजें समझनी पड़ेंगी। एक्सपेक्टेंसी मींस कि मैं मान लो मैंने 100 ट्रेड्स लिए, ठीक है, और मैंने एट द एंड 100 ट्रेड्स के अंदर मैंने 1000 रुपीज का प्रॉफिट किया। वो जो मेरा 1000 का प्रॉफिट है, वो अगर मैं कैलकुलेट करूं, ठीक है, 100 ट्रेड्स के अंदर, तो मैंने एक ट्रेड के अंदर एवरेज प्रॉफिट किया या फिर लॉस किया। तो जो एक्सपेक्टेंसी है, अब मान लो हमने जो एग्जांपल दिया अभी, जो स्ट्रेटेजी हमने डिसाइड देखी, स्ट्रक्चर समझना है ना, उसके बाद एंट्री ली, मान लो उसका 40% विन रेट है, ठीक है, और मैं क्या करता हूं, मैंने बताया 1:2 लूंगा या फिर 1:3 लूंगा। मैंने इसके अंदर क्या करा, टारगेट किया 1:3 का, ठीक है। तो मैं मतलब कि 1 रुपया खो रहा हूं, है ना, अगर मैं ट्रेड में 1 रुपया खो रहा हूं, तो उसके बदले कितने रुपए बना रहा हूं, 3 रुपए। तो जो मेरा विन रेट है वो कितना है, 40%। तो मैं 100 ट्रेड्स के अंदर, 100 ट्रेड्स के अंदर मैं कितना प्रॉफिट जनरेट करूंगा, 40 ट्रेड्स के अंदर मैंने क्या करा, प्रॉफिट किया कितने रुपए का, 3 रुपए का। क्यों? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, परसेंट विन, ये क्या है, ये पीडब्ल्यू दिख रहा है, परसेंट, ये क्या है हमारा विनिंग परसेंट, है ना। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 40/100, ठीक है, 60/100 आएगा, क्योंकि लॉस कितनी बार कर रहे हैं हम, 60% है हमारा, 60/100। एवरेज लॉस कितना ले लो, 1 रुपये का, इंटू 1। अब जो मेरी वैल्यू आएगी, मैं इसको 0 से 0 काट देता हूं, इसको आएगा 0.4, 0.4 इंटू 3 क्या आएगा, 1.2, माइनस 60 को मैं ऐसे करूंगा, 0 से 0 काटा, 6 डिवाइडेड बाय दिस, तो ये यहाँ क्या आएगा, 0.6। ओके, अब ये जो आया, अब इसको मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास कितनी वैल्यू आ रही है, 0.6। ये पॉजिटिव है ना, 0 से बड़ी है, यानी कि मैं हर ट्रेड के अंदर 60 पैसे बना रहा हूं। कितना बना रहा हूं, 60 पैसे, सिर्फ 60 पैसा पर ट्रेड। और मैंने क्या देखा था, 100 ट्रेड्स पे, मतलब कि मान के चलता हूं मैं, अब ये 100 ट्रेड्स पे मैंने कितना प्रॉफिट किया होगा। तो अब मेरी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू कहां आती है, कि अगर मैं इसी स्ट्रेटेजी के बदले, इसी स्ट्रेटेजी पर मैं अगर 100 ट्रेड्स लूंगा अब, तो मेरा कितना प्रॉफिट होगा, बताओ। 100 ट्रेड्स के अंदर मैं कितना रुपया कमाऊंगा, 60 रुपीज, ठीक है, कितना रुपया कमाया मैंने, 60 रुपीज। अब मैं मान लो कि मैं ना अभी, क्योंकि मैंने बताया ना कि हमेशा क्या बताता है, लॉन्ग टर्म में हम कितना प्रॉफिट करेंगे या फिर नहीं करेंगे, ठीक है। अब मैंने 1 साल के अंदर मान लो 100 ट्रेड्स लिए, अब मैं 2 साल के अंदर कितने लूंगा, 200 ट्रेड्स। अगर मैं 200 ट्रेड्स लूंगा तो कितना बनाऊंगा, 120 रुपए, है ना। और सेम ऐसे ही 200 ट्रेड के अंदर मैं कितना बनाऊंगा, 120 रुपए। ऐसे ही अगर मैं 1000 ट्रेड्स लूंगा तो मैं कितना बनाऊंगा, 600 रुपीज, है ना। तो मैं इसको जो मैंने कैलकुलेट किया, मेरे को एक्सपेक्टेंसी जो मैं निकाल रहा हूं, तो फायदा क्या हुआ उसका निकालने का, क्योंकि अब मैंने स्ट्रैटेजी पता लग गई मेरे को, उसका विन रेट मेरे को पता लग गया, ठीक है, सारी चीजें पता लग गई। तो जब मैं प्रॉफिट करूंगा, ठीक है, तो मैं कितना प्रॉफिट करूंगा कि मैं इसी स्ट्रैटेजी पे स्टक रहूं। कंसिस्टेंसी की बात आ गई ना। तो एक्सपेक्टेंसी मुझे क्या बताती है कि मैं लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट करूंगा इसी स्ट्रैटेजी पे या फिर
नहीं करूंगा। जब हमने कैलकुलेट किया है ना, उसी विन रेट मिलाया मैंने, है ना, 40% का विन रेट है, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है। कौन सी स्ट्रेटेजी थी जो भी हमने अभी देखी थी थोड़ी देर पहले, है ना? तो क्या वो मेरे को प्रॉफिट देगी? बिल्कुल देगी। तो मैं क्या इसमें कंसिस्टेंटली प्रॉफिट ट्रेड कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, है ना? तो अगर मेरे को कोई भी डाउट आता है तो मेरे को क्यों बता रहा है, कौन बता रहा है? मेरे को मैथ्स बता रही है कि मैं इसके अंदर प्रॉफिट करता रहूंगा अगर मैं कंसिस्टेंटली इसी चीज को फॉलो करता रहूं, है ना? ये सब चीजें। बट ऐसी कोई सिचुएशंस भी होती हैं, क्योंकि हमने बताया ना ट्रेडिंग के अंदर इमोशंस भी आ जाते हैं, ठीक है? और वो कैसे आते हैं तो वो भी बताएंगे और हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसी का सेकंड पार्ट, जिसके अंदर वेरिएंस, ठीक है, और हमारा ग्राफ देखो, वेरिएंस, प्रॉफिट फैक्टर, ठीक है, और रिस्क ऑफ रियून फॉर्मूला, ये तीनों चीजें और करनी है हमें। इससे आपका जो स्ट्रक्चर है ट्रेड लेने के बाद, वो ये आपको बिलीव दिखाएगा कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो फॉलो करते रहोगे तो आप प्रॉफिट करोगे या नहीं। एक रिस्क ऑफ रियून जो है ना, ये चीज जो रिस्क ऑफ रियून है, ये आपको एक चीज ऐसी बताएगा कि आपकी एक्सपेक्टेंसी वैल्यू भी अगर पॉजिटिव है तो आप कब जा करके आप लॉस बनाओगे। मैथ्स ये तक कैलकुलेट कर सकती है। कितना टाइम लगेगा? हाँ, कितना टाइम, देखो हमें पता लग गया कि भाई मैंने 1000 ट्रेड्स ले लिए अगर, है ना, 1000 ट्रेड्स ले लिए। अब क्या मैं हर 1000 ट्रेड्स को ही प्रॉफिट करता रहूंगा? तो रिस्क ऑफ रियून हमें ये बताएगा कि ऐसी एज बताएगा कि जहां पर मेरा कैपिटल में कितना रिस्क होगा, ठीक है? तो ये चीज भी हम समझेंगे अब आगे जाकर के। सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी तो पता लग गई, उसके बाद जो है ट्रेड मैनेज कैसे करना है, उसकी मैथ्स क्या बोलती है, जो ये चीज सब सारी चीजें होती हैं, ये कौन करता है? एक क्वांटिटेटिव ट्रेडर, जो कि लोग मतलब कि यूट्यूब पे ऐसा ज्ञान नहीं मिलेगा, ठीक है? और लोगों ने बता भी नहीं रखा ये सब चीजें, इसके अलग से बुक्स वगैरह आती हैं। बट ये चीजें हमें क्या हेल्प करेंगी कि मेरी स्ट्रैटेजी जो है ना, मैं उस पर स्टक रहूं या ना रहूं, मुझे पता होना चाहिए कब मेरी स्ट्रैटेजी फेल भी हो गई तो मेरे को प्रॉफिट नहीं देगी, बट कब मेरी लूजिंग स्टार्ट होगी, सब कुछ बताएगा, ठीक है? हम सब कुछ करेंगे मैथ से, ठीक है? तो आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। और ये जो फेयर वैल्यू गैप्स वगैरह आपने बताया ना, हमने बताया, उसको प्रैक्टिस करना, और जो सिर्फ अभी मैंने ट्रेंड के साथ में बताया है, ठीक है, उस पर ट्रेड लेने की कोशिश करना, प्रैक्टिस करना, ठीक है? ओके, थैंक यू गाइस।